नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हमारे साथ हैं स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर मिस्टर प्रसाद चौगले, जिनकी महाराष्ट्र पीसीएस में रैंक 1 आई है एंड ही हैज गिवन अस हिज टाइम टू शेयर हिज स्ट्रेटजी। ये अपने पढ़ाई के तरीकों के बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमसे बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम प्रसाद, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर। तो प्रसाद, आपने 2019 का महाराष्ट्र पीसीएस टॉप किया है, रैंक 1 आप लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपनी मेहनत से सफलता हासिल करी है और वो भी इतनी कम उम्र में। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि प्रसाद इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल के हैं वो अभी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपना बेसिक बैकग्राउंड बताइए, अपना होम टाउन, अपने फैमिली के बारे में। सर बेसिकली मैं कराड़ डिस्ट्रिक्ट सातारा वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी है, माताजी है। पिताजी मेरे जो यहाँ की स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसमें एज अ ऑपरेटर काम करते हैं वो। मेरी दो बड़ी बहनें हैं, वो दोनों भी इंजीनियर है और दोनों की भी शादी हो चुकी है। मेरा एजुकेशन पूरा यहाँ कराड़ में ही हुआ है। और ये मेरा जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी है सतारा में, वहाँ पे हुआ है। ये कराड़ और कितना मैंने बड़ा शहर है? मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट कितनी बड़ी जगह है ये कराड़? कराड़ यहाँ बेसिकली एक जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उनका ये बर्थ टाउन है यहाँ ओके। पे, यशवंतराव चौहान। Yes। तो ये काफी बड़ा है, NH4 हाईवे पे आता है और वैसे तालुका का प्लेस है यहाँ पे। तो और एक एजुकेशनल हब है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है कुछ। तो एक वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक एजुकेशनल हब है कराड़। ओके। तो आपकी बेसिक एजुकेशन कराड़ से ही हुई और उसके बाद आपने कॉलेज कहाँ से किया है और किस सब्जेक्ट में, फील्ड में किया है? मैंने इंजीनियरिंग किया है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, कराड़ में ही है वो। वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2013 में मैं वहाँ पे एडमिट हुआ था और 2017 में वहाँ से पास आउट हुआ हूँ मैं। ओके। तो आप उन इंजीनियर्स में शामिल हैं, देश के लाखों इंजीनियर्स जो सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं। तो आपके दिल में या दिमाग में पहली बार ये ख्याल कब आया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, पीसीएस एग्जाम देना चाहिए? कॉलेज में वैसे मेरा कुछ ये नहीं था कि मतलब कोई ऐसे फिक्स करियर का डिसाइड नहीं किया था मैंने। लेकिन लास्ट ईयर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो एक साल मैंने जॉब किया था। तो जॉब करते करते मेरे ऐसे ध्यान में आया कि मेरे कुछ दोस्त वो पढ़ाई कर रहे थे पुणे में, तो उनके रूम पे आना जाना रहता था मेरा संडे को वगैरह। आप भी तब पूना में जॉब मुझे, करते थे? यस हाँ, मैं पुणे में जॉब करता था मैं। तो जब उनके रूम पे गया तो वो किताबें वगैरह देखी, वो थोड़ा पढ़ाई का माहौल देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है। और ये कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी वैसे उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था मेरा पहले से ही। और एक जनरल नॉलेज भी अच्छी थी मेरी, मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत थी मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद को थोड़ा अगर टाइम दूंगा तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए। बट आपने कभी ऐसा बचपन से नहीं सोचा था कि मुझे कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है? इस तरह के बचपन के सपने नहीं थे? मतलब आप जॉब करने लगे तब आपके दिमाग में ये चीज आई कि आई हैव टू गिव दिस एग्जाम? यस यस डेफिनेटली, ऐसे पहले से कुछ तय नहीं था मेरा। ओके। एंड बाय दिस टाइम आप शायद 22 या 23 साल के होंगे, आई एम गेसिंग। यस यस 23 साल का था मैं। ओके। जस्ट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया। तो अब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे तैयारी करनी है, तो आपने क्या किया? जॉब छोड़ दी या फिर जॉब के साथ प्रिपरेशन करने का सोचा? एक्चुअली क्या था कि थोड़ा जॉब में मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, 10 आवर्स थे डेली। और मेरा आना जाने का टाइम था वो भी कुछ लगभग 2.5 घंटे रहता था। तो जॉब करते करते मुझे वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत स्ट्रेस आता था, फिर उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने थोड़ा वो घर पे थोड़ा डिस्कस किया और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ने के बाद फुल टाइम प्रिपरेशन की एग्जाम। पेरेंट्स आपके पूरे सपोर्ट में थे कि जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो? क्योंकि बहुत एक रिस्की प्रोपोजिशन है, आई वुड से। लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और केवल कुछ 100 लोगों का सिलेक्शन होता है। बट आई गेस योर पेरेंट्स वर ओके विद दैट, उन्होंने सपोर्ट किया आपका पूरा? एक्चुअली शुरू में जैसे सभी पेरेंट्स रहते हैं उसी तरह उनको, उनका भी ये मानना था कि इतनी अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, तो फिर क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया कि मेरा प्लान क्या है, पूरे 1 साल 1.5 साल में कैसे प्रिपरेशन करने वाला हूँ।
और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। और उन्होंने भी फिर बाद में मेरे पे भरोसा दिखाया कि तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाद में उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट दिया था, तो इसकी वजह से मैं एक मॉरल सपोर्ट था मुझे, तो इसकी वजह से मैं अच्छी पढ़ाई कर पाया। ओके, तो अब आपने तैयारी करने की जब ठानी तो फिर आपका पहला स्टेप क्या था? हाउ डिड यू गो अबाउट इट? सबसे पहला स्टेप था, तो मैंने जॉब छोड़ने के पहले ये डिसाइड किया था कि अभी मुझे करना है। तो एक महीने का जो नोटिस पीरियड था, तभी से मैंने एक्चुअली तैयारी शुरू की थी। सबसे पहले तो मैंने सिलेबस बहुत अच्छी तरह से देखा था कि एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट्स है और कौन से पॉइंट्स है। काफ़ी स्पेसिफिकली मेंशन है एमपीएससी में सिलेबस, जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे पूरे। 2013 से ये पैटर्न चल रहा है, तो पूरे 6-7 साल के जो पूरे सब्जेक्ट्स के पेपर मैंने निकाले थे और उनको स्टडी किया था कि कौन से एरियाज पे फोकस किया जाता है, क्या है, और कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोरिंग होने के चांसेस थे और उसके लिए क्या स्टडी मटेरियल चाहिए। तो ये भी मैंने थोड़े मेरे दोस्त थे, मेरे जीजा जी है वो यहाँ सिविल सर्विसेज के क्लासेस लेते हैं पुणे में, तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस था। तो इसके कारण मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, और इस प्रकार मैंने एक प्लान बनाया। शुरुआत मैंने एनसीईआरटी और यहाँ की स्टेट बोर्ड्स की जो बुक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसके साथ किया था, क्योंकि क्या है कि 10वीं के बाद कोई कनेक्शन नहीं था हिस्ट्री ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के साथ। तो एक बेसिक आइडिया बहुत ही अच्छा उसमें क्लियर हुआ था। और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक यूज करके मैंने उस पर नॉलेज और बढ़ाया उस सब्जेक्ट का, और इस प्रकार मैं तैयारी करता गया। ओके, तो आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी कहीं पर भी कि कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली जाए, ऐसा कभी विचार नहीं है आपको? कोचिंग क्लास में एक्चुअली ऐसे गया था एक क्लास में, एक 3 महीने तक मैं गया था वहाँ पे। वहाँ से थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ था मेरा, फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद से भी ये कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैंने खुद से तैयारी करना शुरू की। और मुझे ऐसे जैसे मैंने बताया कि मुझे मेरे जीजा जी का गाइडेंस था। मेरा एक दोस्त है, वो भी पहले ये एग्जाम क्लियर कर चुका था, तो उसका भी मुझे बहुत ही अच्छा गाइडेंस था। तो इसके कारण मुझे लगा कि मुझे एज सच कोचिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से भी ये कर सकता हूँ। तो तो आपने बाकी क्लासेस बात 3 महीने बाद जाना छोड़ दिया या जाते थे? नहीं, उसके बाद तो मैं नहीं गया क्लासेस। ओके, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ज्यादातर तैयारी सेल्फ स्टडी के द्वारा ही करी गई है। तो ये हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी एक संदेश है कि ऐसा नहीं है कि आप केवल कोचिंग की सहायता से ही टॉप कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट हो सकते हैं। आप अपने आप पढ़ाई कर कर सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एंड प्रसाद इस बात के लिए आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल हैं, तो रैंक 1 भी लेकर आए हैं। तो आपने तैयारी के अंदर प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तैयारी करी होगी, आई थिंक 2019 जनवरी या फरवरी में प्रीलिम्स था महाराष्ट्र पीसीएस का, एम आई राइट? यस, यस, फरवरी में। तो आपने उसके लिए कितने समय प्रिपरेशन करी प्रीलिम्स के लिए और कैसे करी? मैंने प्रिपरेशन है वो जुलाई 2018 में स्टार्ट किया था। तो मेरा फोकस था, मैं एक्चुअली मैंने शुरुआत मेंस के सिलेबस के साथ की थी। तो मैंने पूरे 6 महीने जुलाई टू दिसंबर मेंस की तैयारी की थी, और प्रीलिम्स के 2 महीने पहले एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स का मैंने तैयारी शुरुआत करी। अगर मैं प्रीलिम्स के बारे में बताऊं तो यहाँ का पैटर्न कैसा है कि 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज है और 200 मार्क्स का सी सेट है। सी सेट के भी मार्क्स काउंट किए जाते हैं कट ऑफ के लिए। तो अगर आपको प्रीलिम्स अच्छी तरह से कंफर्टेबली क्लियर करना है तो सी सेट में स्कोरिंग बहुत ही जरूरी है। तो मैंने वो 2 महीने में एक्सक्लूसिवली सी सेट पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके साथ ही जनरल स्टडीज में जो हमारे जनरल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये तो है ही। उसके साथ साइंस का एक ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाता है प्रीलिम्स में, तो उसकी भी मैंने अच्छी से तैयारी की थी। और उसके साथ करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट है तैयारी का पूरा, वो भी मैं अच्छे से रिवाइज करता रहता था प्रीलिम्स के पहले। तो इस प्रकार प्रीलिम्स को मैंने अप्रोच किया था, लेकिन ज़्यादातर फोकस था वो सी सेट पे रहा था मेरा। पर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आपने मैथ्स लिया होगा 11 ट्वेल्थ में, तो आपके लिए सीसैट आसान नहीं था? कई इंजीनियर्स को लगता है कि हम सीसैट बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। हाँ, थोड़ा डेफिनेटली फायदा रहता है इंजीनियर्स को, क्योंकि वो थोड़ा मैथ्स का उनका बैकग्राउंड रहता है इसलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए उसका। जितना ज़्यादा आपका उस पर कमांड होगा उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। कई बार क्या है कि कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि आ रहा है करके वो। लेकिन कई बार टाइम मैनेजमेंट उतना नहीं हो पाता एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में वो प्रेशर जो रहता है।
तो इसके कारण मैंने उस पर अच्छी तरह से फोकस किया था। मेरा अच्छा था मैथ्स से, और मुझे मार्क्स भी अच्छे आए थे सीसेट में, लेकिन फिर कितना भी स्कोर एक रहा था आपका सीसैट में? सीसेट में मुझे आउट ऑफ 200 132 मार्क्स आए थे। ओके। अ, तो प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम वाज इन जुलाई, आई थिंक जुलाई और अगस्त, जुलाई राइट, 2019। तो यस, आपने इन जुलाई चार जुलाई, पांच महीनों यस। में क्या फोकस रखा अपना? मेंस की तैयारी किस तरह से करी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करी? एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि एमपीएससी में मेंस है वो भी ऑब्जेक्टिव है। तो इतना ज़्यादा हमें शिफ्ट नहीं करना पड़ता प्रीलिम्स और मेंस के अप्रोच में। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट है वो जुलाई से ही की थी, वो मेंस के सिलेबस के हिसाब से ही की थी। तो मेजर पोर्शन है वो मेरा प्रीलिम्स के पहले ही कवर हो चुका था। अराउंड 60 to 70% ऑफ सिलेबस ऑफ मेंस मेरा कवर हो चुका था। तो मेरा जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेरा ये फोकस था कि जो बचा हुआ पार्ट है मेंस के सिलेबस का, वो मैं अच्छे से कवर करूं। उसके लिए कुछ और मटेरियल मुझे रेफर करना था, कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट्स वगैरह वो रेफर करने पड़े। इंडिया ईयर बुक और जो अपना इकोनॉमिक सर्वे रहता है महाराष्ट्र का और सेंट्रल का, वो मैंने अच्छे से कवर किया। और उसके बाद मैंने फिर से जो पहले सिलेबस कवर किया था उसकी अच्छे से रिवीजन की। और लास्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए डेडिकेट किया था। जितना हो सके मैं लिमिटेड रिसोर्सेज से वो बार बार रिवाइज करता गया, जिसके कारण क्या है कि क्लियरिटी अच्छी तरह से आ गई सब्जेक्ट में। और एमसीक्यू का एग्जाम है तो एमसीक्यू सॉल्विंग पे भी मैंने फोकस किया था शुरू से ही, क्योंकि एमसीक्यू का क्या है कि आपका एक लॉजिक होना बहुत ही जरूरी है आपको सॉल्व करने के लिए। आप कितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा आपका लॉजिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के बाहर के होते हैं, वो भी आप लॉजिक लगा के कुछ तो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके कारण मैंने वो एमसीक्यू सॉल्विंग पे भी फोकस किया था। डेली में अराउंड 50 to 60 एमसीक्यू सॉल्व किया करता था। और टेस्ट सीरीज का भी मैंने लगाई थी मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद। वो टेस्ट सीरीज का भी एक बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ मुझे। और इस प्रकार मैंने मेंस का अप्रोच किया था। ओके। तो सोर्सेस पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। आजकल स्टूडेंट्स ऑनलाइन सोर्सेस में काफी घूम जाते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सोर्सेस। तो कोई पर्टिकुलर कुछ सोर्सेज जो आपने फॉलो किए थे, या फिर ओवरऑल आपका ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में क्या विचार है कि ऑफलाइन सोर्स या फिर प्रिंटेड मटेरियल से पढ़ना चाहिए, या फिर ऑनलाइन सोर्स से आपने पढ़ाई करी थी? आपका क्या अप्रोच रहा था? नहीं, मेरा तो बेसिक कोर जो मटेरियल है वो मैंने बुक्स और ये प्रिंटेड मटेरियल वही रखा था। लेकिन कुछ एडिशनल मटेरियल जो उसके लिए ऑनलाइन सोर्सेस मैंने यूज़ किए थे। फॉर एग्जांपल मैं मृणाल का एग्जांपल, मतलब वो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वीडियो उनके देखे थे। और ऐसे जैसे इंटरनेट टेलीग्राम का वगैरह भी वहाँ पे अच्छे अच्छे ग्रुप्स है, उसमें अच्छा मटेरियल आता है वहाँ पे, शॉर्ट नोट्स टाइप वगैरह। तो वो मैंने एज ए एडिशनल किया था, लेकिन उस पर मैं टोटली डिपेंड नहीं था। मैंने बेसिक जो है वो बुक से और वो प्रिंटेड मटेरियल जो भी है रेफरेंस बुक, उनके साथ ही कवर किया था। और जैसे इंटरनेट का लेकिन यूज़ करना ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि क्या है कि करंट अफेयर्स का वगैरह अच्छा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये मिल जाता है इजीली। और क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए। तो उसका स्टूडेंट ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि उससे एक लिमिट से ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ओके। ओके। तो मेंस आपने आराम से पार कर लिया, आसानी से पार कर लिया। कैसा रहा आपका मेंस का एक्सपीरियंस, जो आपने क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट किए थे? उसके बारे में बताइए थोड़ा। मेंस का तो मतलब जिससे मैंने तैयारी की थी, एक्चुअली मैं फ्रेशर था, फर्स्ट टाइम ही मेंस दे रहा था। लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम सिलेबस पहले प्रीलिम्स के पहले ही कवर किया था। इसके कारण मैं कंफर्टेबली सिलेबस भी कवर कर पाया और एग्जाम भी अच्छी तरह से दिया था। और एक मेंस के बाद ही मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मुझे मार्क्स अच्छे आएंगे और रैंक भी टॉप 10 में आने का ऐसे मुझे लग रहा था कि आ जाएगा मेरा। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेंस का। यहाँ पे ऐसे मेंस के लिए 6 पेपर्स है टोटल। थोड़ा मैं आपको बताऊँ डिस्क्रिप्टिवली तो जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स रहते हैं, जनरल स्टडीज 1 2 3 4। और एक मराठी इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव रहता है 100 मार्क्स का, और एक ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का रहता है जिसमें ग्रामर पूछा जाता है। तो वो ग्रामर का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल माना जाता है। अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो इसमें स्कोर करना बहुत ही जरूरी है। तो उस पर मैंने खास फोकस किया था प्रीलिम्स के बाद, ग्रामर, इंग्लिश और मराठी दोनों पे। और जनरल स्टडीज वैसे ही मेरे सब पहले ही कवर हो चुके थे अच्छे से। कुछ एडिशनल जो मटेरियल था वो मैंने प्रीलिम्स के बाद कवर कर लिया था। तो एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके।
मेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू। तो आपके जब मेंस का सिलेक्शन आपका हो गया तो फिर इंटरव्यू के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन करी या फिर आप डायरेक्टली इंटरव्यू में चले गए अपनी पुरानी प्रिपरेशन के बेसिस पर? मतलब कुछ अलग से आपने किया इंटरव्यू के लिए? अगर किया तो बताइए उसके बारे में, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? डेफिनेटली इंटरव्यू का अप्रोच थोड़ा अलग है ऐसे मुझे लगता है कंपेयर टू मेंस। इसमें क्या है कि आपकी नॉलेज की टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी की टेस्ट है। तो उस हिसाब से आपको खुद को तैयार करना रहता है। एक्चुअली ये आपके ओवरऑल जो अपब्रिंगिंग है उसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके प्रेजेंट कर सकते हैं पैनल के इन फ्रंट ऑफ पैनल। तो मैंने इंटरव्यू के लिए क्या किया था कि बेसिक, जैसे एमपीएससी का कैसा है कि वो आपके एक प्रोफाइल रहता है, उस पर आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज जो मैंने वहाँ पे लिखी थी उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी ली थी। और जो करंट इश्यूज है इन फ्रंट ऑफ महाराष्ट्र एंड इन फ्रंट ऑफ कंट्री, तो वो उस पर मैंने अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स दोनों के देख के और उस पर एक ओपिनियन बनाया था अपना हर एक इशू पे। तो उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। और उसके साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ, उसकी भी मैंने तैयारी की थी, वो यूपीएससी के केस स्टडीज वगैरह देख के उसका भी मुझे फायदा हुआ। और मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए थे, अराउंड 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज मैंने पूना में दिए थे। वहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, तो उनके सामने अगर आप बोलते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है, बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस। और आप क्लियरली अपने थॉट्स है वो उनके सामने रखते हैं, तो फाइनल इंटरव्यू में भी आपको उसका कॉन्फिडेंस का फायदा होता है और एक प्रेशर आप हैंडल करने के सिचुएशन में आते हैं। तो इसका मुझे इंटरव्यू के लिए फायदा हुआ था। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आपसे ज्यादा सवाल किस बारे में पूछे गए, यानी कि आपके जॉब के बारे में या फिर आपके एजुकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर जनरल हिस्ट्री पॉलिटी जो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं उनके बारे में या करंट अफेयर्स? ज्यादातर मेरे एक्चुअली मैं जैसे मैंने कहा था मैं ऑटोमोबाइल में मैंने जॉब किया था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे बैकग्राउंड थी। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो उस बारे में ही शुरुआत तो उस एरिया के साथ ही हुई थी। जैसे ऑटोमोबाइल, फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, उनका इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस हिसाब से मैं पूछे गए थे। और कुछ टेक्निकल टर्म्स भी, वो जो पैनल के चेयरमैन थे वो शायद खुद मैकेनिकल इंजीनियर थे ऐसे लग रहा था मुझे, क्योंकि उनको ऑटोमोबाइल के बहुत ही डिटेल टेक्निकल टर्म्स पता थे और उन्होंने वो मुझे पूछे थे वहाँ पे। लेकिन मेरा वैसे स्टडी अच्छा था तो मैंने प्रिपेयर भी किया था, इसके कारण थोड़ा वो गुड इम्प्रेशन हुआ स्टार्ट में उनसे। बाद में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब कुछ एनआरसी और सीएए का वो जो ये चल रहा था देश में, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी जनरल पॉलिटी के वगैरह पूछा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लग रहा था कि मुझे उन्होंने स्टार्ट में ही पूछा था कि वाई सिविल सर्विसेज, आप प्राइवेट में इतना अच्छा जॉब छोड़ के यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं तैयार करके गया था एक्चुअली, जो क्योंकि मुझे वो एक्सपेक्टेड था कि ये आएगा करके। तो वो भी क्वेश्चन मुझे पूछा गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स के लिए सीख ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं तो आप ये मत अज्यूम कीजिए कि आपको केवल जनरल सवाल पूछे जाएंगे। आपको अपनी स्पेसिफिक ब्रांच या फिर स्पेसिफिक फील्ड से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ तो जो मेरा इंटरव्यू पैनल है उसमें किसी को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं आती होगी। देयर इज अ चांस कि आपसे इंटरव्यू पूछने वाले लोग भी आप ही के फील्ड के हों। तो उसकी तैयारी आपको पूरी तरह से करनी चाहिए। अच्छा, आप अब फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, तो एज अ फ्रेशर आपको क्या लगता है कि क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर आसानी से किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि आपने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हार्डवर्क किया था इसीलिए आपका हुआ है? मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2-3 अटेम्प्ट के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई पर्टिकुलर आप एडवाइस या इंसाइट देना चाहें? बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, तो वो आप बैक ऑफ द माइंड ऐसे ना रखें। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, तो आप और नए नए चीज आप सीखते रहते हैं, तो उसके कारण आपका एक एंथुजियाज्म रहता है सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत ही जरूरी है। जब आप प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं उसके पहले ही आपकी पूरा 1 साल का प्लान रेडी होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। मतलब जैसे मैंने कहा था कि कौन से सब्जेक्ट है, कई बार स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअल सब्जेक्ट कौन से है और क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, और वो तैयारी शुरू करते डिमांड क्या है? हैं। यस। और हाँ, जैसे मैंने बोला कि आपको हर एक सब्जेक्ट का कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो
आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और वो सब्जेक्ट मुझे कितना रिटर्न देगा। तो वो हर एक सब्जेक्ट का अगर आपको मालूम है, एग्जैक्ट सोर्सेस पता है कि कहाँ से करना है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। और कई बार थोड़ा लक का भी जरूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का 2-3 अटेम्प्ट के बाद में नहीं हुआ, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जो आपकी जो गलतियां हुई उसका एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे आपका वीकनेस आ रहा है, वहाँ पे वर्कआउट कीजिए। और बहुत बार ऐसे 2-3 मार्क के कारण ही स्टूडेंट्स का नहीं रह पाता हो पाता। तो आप टॉपर्स के साथ और जो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उनके साथ आप बात कर सकते हैं कि क्या मेरा गलत हो रहा है, और आप वो रेक्टिफाई करके फिर से कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो अब प्रसाद आप डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर जाएंगे, तो आपकी कुछ ऐसे कोई पर्टिकुलर टारगेट है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ये अचीव करना है, या फिर लाइफ का कोई ऐसा गोल पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर? अ, बिल्कुल, मतलब अभी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो थोड़ा ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं शुरू से वहाँ पे विजिट करता रहा हूँ। तो मुझे पर्टिकुलरली उस एरिया में काम करने में बहुत ही इंटरेस्ट है, और मैं वो डेफिनेटली करना चाहूँगा, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई तो पूरा एरिया का जो इकोनॉमी है वो ग्रो करता है, और फार्मर्स की सुसाइड वगैरह बाकी सोशल इश्यूज जो इसके साथ रिलेटेड है वो भी बहुत ही कम हो सकती है। तो मेरा यही ये है कि अगर मैं मतलब डेप्यूटी कलेक्टर जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो डेफिनेटली इस ड्रॉट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा प्रयास रहेगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसको निकालने के लिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस टारगेट को अचीव करेंगे, और हमारे देश को, महाराष्ट्र को, सभी राज्यों को आप जैसे यंग ऑफिसर्स की ज़रूरत है। आई होप यू कीप इंस्पायरिंग अदर्स एज वेल, और इसीलिए हम आपको स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र के युवा आपसे इंस्पायर होकर सिविल सर्विसेज में अपनी पूरी मेहनत से सिलेक्शन का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर कमिंग ऑन स्टडी IQ, प्रसाद। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मेरे थॉट्स स्टूडेंट्स के पहुँचाने के लिए आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। थैंक यू।